यह कहानी एक ऐसे खतरनाक स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर बैठे अपने निशाने को खत्म कर सकता है, इवन आंखों पर पट्टी बंधी हो तब भी। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो सिर्फ एक साधारण गणित का टीचर था। उसे युद्ध और हथियारों से सख्त नफरत थी। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे एक शांत स्वभाव के शिक्षक से एक निर्दयी स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है, जहाँ एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। उस आदमी का नाम मिकोला है और उसकी पत्नी का नाम नस्तिया है। नस्तिया एक आर्टिस्ट है जो लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाती है। मिकोला पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह एक बेहतरीन शिक्षक है और लगभग सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम एवोन है। एवोन बहुत बदतमीज लड़का है और रोज स्कूल में मिकोला को परेशान करता है। वो एक अमीर परिवार से है जबकि मिकोला गरीब है। इसी वजह से वो मिकोला के कपड़ों और उसके रूप का मजाक उड़ाता रहता है। वह चाहता है कि मिकोला गुस्से में आकर उसे मार दे ताकि वो शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा सके। लेकिन मिकोला बहुत शांत स्वभाव का इंसान है। वो इन बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और अपनी जिंदगी में खुश रहता है। मिकोला के घर में टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं होती, इसलिए उसे दुनिया में क्या चल रहा है इसकी ज्यादा खबर नहीं रहती। एक दिन स्कूल में उसे टीवी पर खबर सुनाई देती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं और कई इलाके कब्जे में ले लिए गए हैं। शाम को जब मिकोला घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है क्योंकि वह पिता बनने वाला है। दोनों इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन मिकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे दो सैनिक दिखाई देते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं और उनकी वर्दी कुछ अलग होती है। वह वर्दी यूक्रेनी सेना की नहीं लगती, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो सोचता है कि शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी और ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वह स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, एक भी बच्चा नहीं आया है। यह देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो टीवी पर खबर देखता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं और कब्जा कर रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि रास्ते में दिखे सैनिक असल में रूसी थे। यह सोचकर वह घबरा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली है। वह तुरंत साइकिल लेकर घर की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। घर पहुंचकर वह देखता है कि वही दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं। मिकोला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे भी मारने लगते हैं। वह उनसे विनती करता है, कृपया हमें मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन वे नहीं सुनते और दोनों को पीटते रहते हैं। कुछ देर बाद एक सैनिक घर की तलाशी लेता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में आकर वह घर को आग लगा देता है और वहाँ से जाने लगता है। अपना घर जलता देख नस्तिया गुस्से में एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर फेंकती है। तभी एक सैनिक गोली चला देता है और नस्तिया वहीं गिरकर मर जाती है। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देख मिकोला पूरी तरह टूट जाता है। वह दौड़कर उसे अपनी बाहों में लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद वहाँ दो यूक्रेनी सैनिक पहुँचते हैं। वे यह दृश्य देखकर दुखी होते हैं और मिकोला को हिम्मत रखने को कहते हैं। फिर वे नस्तिया के लिए कब्र खोदते हैं और मिकोला से उसे दफनाने के लिए कहते हैं। अपनी पत्नी की मौत के बाद मिकोला बिल्कुल अकेला रह जाता है। रूसी सैनिकों ने सिर्फ उसकी पत्नी को नहीं मारा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसका घर जला दिया और उसका अजन्मा बच्चा भी छीन लिया। अब उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है। वह ठान लेता है कि जिसने उसकी पत्नी को मारा उसे वो किसी भी कीमत पर खत्म करेगा। इसके लिए वह यूक्रेनी सेना में शामिल होने का फैसला करता है। वो उन सैनिकों से कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ। सैनिक उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने बेस पर ले जाते हैं। जाने से पहले वह अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति साथ लेता है, जो उसके लिए एक तरह का सहारा होती है। बेस पर पहुंचने के बाद उनका सीनियर ऑफिसर मिकोला को देखकर नाराज हो जाता है और उसे भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि वो जासूस हो सकता है। लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई बताई जाती है तो मिकोला खुद भी अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया और उसका घर जला दिया गया। वो कहता है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश को आजाद करवाना चाहता हूँ और उन सैनिकों से बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर का दिल पिघल जाता है और वो उसे सेना में शामिल कर लेता है। अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक आम इंसान होने के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ गणित पढ़ाया था, उसे हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता था। जब बाकी सैनिक अपनी राइफल जल्दी जल्दी असेंबल कर लेते हैं, तब मिकोला सबसे आखिर में करता है। यह देखकर ऑफिसर को लगता है कि वो कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला हार नहीं मानता और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देता है। एक रात वो अपने सीनियर से कहता है कि उसे उसके नाम से न बुलाया जाए, उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगते हैं। सीनियर उसे समझाता है कि कोड नेम यूं ही नहीं मिलता, उसे पाने के लिए देश के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। मिकोला इसे बुरा नहीं मानता और ज्यादा मेहनत करने लगता है। जब बाकी सैनिक सोते हैं, वह रात रात भर प्रैक्टिस करता है। एक दिन सीनियर बताता है कि उन्हें स्नाइपर्स की कमी है और इसीलिए नए स्नाइपर्स तैयार करने
करने होंगे। वह पूछता है कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हो जाते हैं और मिकोला भी उनमें शामिल हो जाता है क्योंकि वो भी स्नाइपर बनना चाहता है। उसे देखकर बाकी लोग फिर हंसने लगते हैं। सीनियर कहता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो ठीक से राइफल भी नहीं चला पाता, लेकिन मिकोला जिद करता है कि उसे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। उसकी जिद देखकर सीनियर उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। सीनियर ने मिकोला को चैलेंज दिया कि वो 20 सेकंड में राइफल को असेंबल करके दिखाए। खुद को साबित करने के लिए मिकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, पहले राइफल को खोल दिया और फिर दोबारा जोड़ दिया। उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर दिया। उसकी स्पीड और स्किल देखकर सब हैरान रह गए। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। सीनियर भी उससे प्रभावित हुआ और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान जहां बाकी सैनिकों को नई आधुनिक बंदूकें दी गईं, वहीं मिकोला को एक पुरानी राइफल दी गई। उसने नई बंदूक की मांग की, लेकिन सीनियर ने कहा कि पहले उसे खुद को साबित करना होगा। मजबूरी में मिकोला ने पुरानी राइफल से ही अभ्यास जारी रखा। सीनियर ने उन्हें सिखाया कि एक स्नाइपर को किसी भी हालत में अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए और हर समय अपने निशाने पर ध्यान रखना चाहिए। इसे प्रैक्टिस कराने के लिए सीनियर पास में गोली चलाता था और जो भी अपनी जगह से हिलता उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता। जब मिकोला की बारी आई तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला और पूरी तरह अपने लक्ष्य पर टिका रहा। इस तरह उसने ये टेस्ट पास कर लिया। अगली ट्रेनिंग और भी कठिन थी। इसमें स्नाइपर्स को सिर्फ एक बार टारगेट दिखाया जाता और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती। उसके बाद उन्हें अंदाजे से निशाना लगाना होता। कई सैनिक इस टेस्ट में पास हो गए, लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया। वजह ये थी कि उसकी बंदूक पुरानी थी, जिससे सटीक निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी सभी जानते थे कि अगर उसके पास नई राइफल होती तो वो बिल्कुल सही निशाना लगाता। इसके बाद जो ट्रेनिंग आई वो सबसे मुश्किल थी। रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में टारगेट को शूट करना था। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा, सभी ने निशाना लगाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सभी ने अपनी गोलियां चला दी, लेकिन मिकोला ने फायर नहीं किया। उसने समझ लिया कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना आसान नहीं है। जब अगली बार फ्लेयर छोड़ा गया तो उसने तुरंत गोली चलाने के बजाय उस रोशनी की मदद से दूरी का अंदाजा लगाया। अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसने एकदम सटीक शॉट लिया। यह देखकर सीनियर और बाकी सैनिक हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने यह टास्क पूरा नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने किया। सीनियर उससे बेहद प्रभावित हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। दिन बीतते गए और मिकोला पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसके रिजल्ट घोषित होने थे। कर्नल ने उसे सलाम किया और बताया कि वो टेस्ट पास कर चुका है। कुछ दिनों बाद कर्नल फिर उसके पास आया और कहा कि सामान तैयार करो, उन्हें मिशन पर जाना है। खबर मिली थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम वहां पहुंचती है और अपनी पोजीशन लेती है। जैसे ही वे गोली चलाने वाले होते हैं, एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आती दिखाई देती है। कर्नल तुरंत सभी को फायर रोकने का आदेश देता है। दूसरी तरफ रूसी सैनिक गाड़ी रोकते हैं और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालते हैं। उनके पासपोर्ट चेक करते हैं और गाड़ी की पूरी तलाशी लेते हैं। सब ठीक लगने पर उन्हें जाने देते हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। जब वे लोग अपने पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो सैनिक उन्हें बेरहमी से पीटते हैं। ये देखकर कर्नल फायर करने का आदेश देता है। एक ही पल में सभी स्नाइपर्स गोली चलाते हैं और अपने अपने निशाने को खत्म कर देते हैं। इस तरह उनका पहला मिशन सफल हो जाता है। मिशन के बाद जब वे बेस पर लौटते हैं तो मिकोला नोटिस करता है कि उसके कई साथी गायब हैं। वह चिंतित होकर पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? उसे बताया जाता है कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन खबर आती है कि उस मिशन में उसके कई साथी मारे गए हैं और उन्हें एक रूसी स्नाइपर ने मारा था जिसका नाम सीरी था, रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकलता है। लोकेशन पर पहुंचकर वे चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचते हैं और उनमें वही एवोन भी होता है जो पहले स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। अब वो रूसी सेना में शामिल हो चुका होता है। जैसे ही कर्नल फायर करने का आदेश देता है, मिकोला हिचकिचा जाता है क्योंकि वो अपने पुराने छात्र को मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो अपने जज्बातों को किनारे रखता है और पास रखी लैंडमाइंस पर गोली चला देता है। एक जोरदार धमाका होता है और सभी रूसी सैनिक, जिनमें एवोन भी शामिल होता है, मारे जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद कर्नल गुस्से में उससे पूछता है, जब मैंने फायर करने को कहा था तब तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला जवाब देता है, उनमें से एक मेरा छात्र था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल उसे समझाता है कि उसे एवोन की मौत पर दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वो उसका छात्र नहीं बल्कि दुश्मन था। मिशन पूरा करने के बाद वे बेस पर लौट आते हैं। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा हो जाता है और वह ज्यादा समय उसके साथ बिताने लगता है। एक दिन कर्नल उसे अपने परिवार की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसके परिवार में 3 लोग हैं। वह कहता है, मेरी बेटियों को नहीं पता कि मैं सैनिक हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। यह सुनकर मिकोला अपनी कहानी साझा करता है कि कैसे उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया गया था। वो भावुक हो जाता है।
है, लेकिन कर्नल उसे संभालता है। अगली सुबह वे अपने अगले मिशन पर निकलते हैं। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि खबर मिली होती है कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से वहां पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिकोला की नजर उन सैनिकों में से एक पर पड़ती है। वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी, अब वो सीधे उसके निशाने पर होता है। मिकोला गोली चलाने की इजाजत मांगता है, लेकिन कर्नल मना कर देता है। ये देखकर मिकोला का गुस्सा बढ़ने लगता है क्योंकि वह उसी पल के लिए सेना में शामिल हुआ था। बदला लेने के लिए वो दोबारा अनुमति मांगता है, लेकिन कर्नल फिर मना कर देता है। आखिरकार वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और गोली चला देता है। सैनिक तुरंत मर जाता है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। कर्नल गुस्से में चिल्लाता है, तुमने क्या कर दिया? सबसे खतरनाक बात यह होती है कि रूस का सबसे घातक स्नाइपर सीरी भी वहीं मौजूद होता है और अब उसे उनकी पोजीशन पता चल चुकी होती है। कर्नल उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सीरी एक हेडशॉट मारता है और कर्नल वहीं ढेर हो जाता है। अब मिकोला को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी वजह से कर्नल की जान चली गई थी। दूसरी तरफ रूसी सैनिक उनकी टीम पर भारी फायरिंग और बमबारी शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख मिकोला पीछे हटने का फैसला करता है। वो कर्नल की लाश को उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। किसी तरह दुश्मनों के इलाके से बचकर वह वापस अपनी टीम की ओर पहुंच जाता है। बेस पर लौटते ही मिकोला पूरी तरह टूट चुका था। कर्नल की मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया था और वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसी पल उसने कसम खाई कि वो सीरी को खत्म करके कर्नल की मौत का बदला जरूर लेगा। कुछ ही समय बाद उसे 2 रूसी स्नाइपर्स की जानकारी मिली और वो तुरंत अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने अपनी पोजीशन ली और निशाना साधकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने एक स्नाइपर को ढेर कर दिया, लेकिन उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने उस पर गोली चलाई जो उसके हाथ में लग गई। घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह एक गुप्त ठिकाने पर वापस गया ताकि थोड़ा आराम कर सके। इसी दौरान उसे आर्मी मेजर का कॉल आता है जो बताता है कि कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान हो चुकी है। इसके बाद मिकोला फिर से बेस पर लौटता है जहां मेजर सभी को उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में जानकारी देता है। मेजर बताता है कि उसका नाम सीरी है और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक है कि आज तक उसका एक भी शॉट मिस नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसने यूक्रेन के 6 सबसे कुशल स्नाइपर्स को मार गिराया है। मेजर चेतावनी देता है कि उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। वो ये भी बताता है कि सीरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर दुश्मन का मनोबल गिराता है। वह आमतौर पर एक ही जगह से अपने शिकार को निशाना बनाता है और अपनी पोजीशन बदलता नहीं है। अब सीरी को खत्म करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। इस योजना के अनुसार 2 टीमें बनाई जाती हैं। पहली टीम सामने से हमला करेगी जिससे रूसी सैनिक उसी में उलझ जाएंगे। वहीं दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मिकोला उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सीरी को खत्म करेगा। प्लान तय होते ही सभी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर हर स्नाइपर अपनी अपनी पोजीशन लेता है और निशाना साधता है। इसी बीच मिकोला चुपके से उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है जहाँ वह 2 रूसी सैनिकों को बात करते हुए देखता है। बिना समय गंवाए वह दोनों को मार देता है और अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे ही वह तय जगह पर पहुंचता है वह अपनी टीम को सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और रूसी सैनिकों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सीरी को शक होने लगता है क्योंकि उसके साथी जवाब नहीं दे रहे होते। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाता है। छत पर पहले से एक रूसी स्नाइपर मौजूद होता है, लेकिन जब सीरी उसके पास पहुंचता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है। यह देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वह तुरंत अपने बेस से बैकअप मांगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मदद पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। यह सुनकर सीरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर लौटता है और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने रखी एक छोटी मूर्ति पर पड़ती है। वही मूर्ति जो मिकोला की पत्नी ने बनाई थी और जिसे मिकोला वहाँ छोड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मिकोला उस पर हमला कर देता है और उसे चाकू से मार गिराता है। इस झड़प की आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिकोला उसके पास ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वो विस्फोट में मारा जाता है। कुछ देर बाद सीरी की मांगी हुई बैकअप टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि सीरी पहले ही मारा जा चुका है। वे उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल मिकोला उठाता है और कहता है कि अब वे सभी मरने वाले हैं। इतना कहकर वह ट्रक के ड्राइवर को गोली मार देता है। गोली चलते ही रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और वे ट्रक से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले से ही घात लगाकर बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिक तेज फायरिंग करते हैं और एक एक करके सभी रूसी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी
पत्नी की कब्र पर जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल के हत्यारों को खत्म कर दिया है। वहीं खड़े होकर वह कसम खाता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।